एक माँ की दर्दनाक कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। मीना कुमारी की 24 वर्षीय बेटी सुधा की जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने सबकी खुशियां मातम में बदल दी। सुधा की रूममेट के एक फोन ने माँ की दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा भी कांप जाएगी। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं मीना कुमारी और ये घटना मेरी 24 वर्षीय बेटी सुधा के साथ घटती है। जब उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे बेंगलुरु की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगती है। हम सब बहुत खुश थे, मगर बेटी को हमसे दूर जाना था तो थोड़ा डर भी था कि क्या होगा, कैसे रहेगी वह पर। सब कुछ ठीक था। अचानक एक दिन सुधा की रूममेट और उसके साथ नौकरी करने वाली उसकी दोस्त रीमा का फोन आया और फोन सुनने के बाद मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। ऐसा क्या हुआ था सुधा के साथ, ये सुनने के बाद आपकी आत्मा भी अंदर से कांपने लग जाएगी। 2 दिन बाद सुधा को यहां से निकलकर अपनी नौकरी पर जाकर ज्वाइन करना था। हालांकि कंपनी वालों ने उन्हें एक 2 रूम वाला घर पहले से ही प्रोवाइड करवा दिया था। यहां पर उसकी दोस्ती रीमा नाम की एक लड़की से होती है और वह सुधा की अच्छी दोस्त बन जाती है। एक ही कंपनी में काम करना और रूम भी शेयर करना। मेरी बेटी के लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया था और हमें भी अब किसी प्रकार की चिंता और डर नहीं था। रोज सुधा के साथ फोन पर बात करना और साथ ही रीमा के साथ भी बात हो जाती थी। हम सब बहुत खुश थे और सुधा भी बहुत खुश थी। कंपनी के ऑफिस और उनके घर की दूरी कुछ आधे घंटे की थी। एक दिन अचानक रीमा को तेज बुखार आने की वजह से वो अपने ऑफिस नहीं जा सकी। इसी कारण से सुधा को अकेले ही उस दिन ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से सुधा को देरी हो गई। उस रात सुधा ने सोचा कि क्यों ना इस छोटी सी गली से चली जाओ। वो गली सुधा के घर के लिए एक शॉर्टकट था। अकेले होने की वजह से सुधा को बहुत डर लग रहा था। उस गली के बहुत सी बातें भी थीं कि 10 बजे के बाद इस गली में इंसान तो क्या कोई कुत्ता भी दिखाई नहीं देता था। उस गली के पास एक मजार बनी हुई थी जो कि बहुत पुरानी सी लग रही थी। सुधा डर के मारे जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहती थी। अचानक मजार के पास आते ही सुधा को किसी की पीछे से आवाज आई, प्लीज मेरे लिए रुको। ये आवाज सुनकर सुधा डर गई। वो और तेजी से बिना पीछे देखे चलने लगी। फिर से सुधा को आवाज आई, अरे रुक तो जाओ। सुधा रुक गई और देखा एक 25 वर्षीय खूबसूरत लड़का उसके पीछे खड़ा था और वो सुधा से बोला, अरे यार, कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं, रुक तो जाओ। मुझे भी आपके जैसे इस गली से गुजरने से डर लग रहा था, सोचा कि आपको आवाज दूं और दोनों साथ साथ चले जाएंगे। ये बात सुनकर सुधा को थोड़ा अच्छा लगा। सुधा ने पूछा, आप कहां जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं यहीं पर जा रहा हूं। वैसे आपका क्या नाम है? सुधा ने बोला, मेरा नाम सुधा है। बहुत अच्छा नाम है आपका। क्या मैं आपको एक गिफ्ट दे सकता हूं? ये बात सुनकर सुधा को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने बोला कि मैं आपको जानती तक नहीं। ऐसे कैसे? तभी उस लड़के ने एक अंगूठी निकाली और सुधा को उंगली में पहनने के लिए कहने लगा। सुधा ने बोला, तुम क्या पागल हो, ऐसे कैसे? फिर उस लड़के ने बात को घुमा दिया और बोला, चलो तुम जाओ, तुम्हारा घर आने वाला है। ये बात सुनकर सुधा को और भी अजीब लगा। घर आते सुधा का सर बहुत दुखने लगा। उसकी दोस्त रीमा बोलने लगी, क्या हुआ? सुधा ने बोला, कुछ नहीं, काम की वजह से सिर दुख रहा है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? यार पहले से तो ठीक है, लेकिन सोच रही हूं एक और छुट्टी ले लूं। इतना बोलकर सुधा और रीमा रूम में सोने के लिए चले गए। अगली रात को सुधा फिर से घर जा रही थी और वो सोचने लगी, इसी बार इस गली से ना जाओ। पर एक ही पल में पता नहीं सुधा को क्या हुआ, वो अपने आप फिर उस गली से जाने लगी और फिर से वही लड़का सुधा को उस मजार के पास मिला और अपने दोनों हाथ बंद करने के बाद सुधा से बोला, आपके लिए एक गिफ्ट है। जैसे ही उसने हाथ खोला तो वही अंगूठी फिर से उसके हाथ में थी। तो सुधा ने फिर से बोला,
नहीं, मैं नहीं ले सकती, वो लड़का बोला। एक बार लेकर तो देखो, सभी की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना पैसा मिलेगा, तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर सुधा उसकी तरफ देखने लगी। इतने में सुधा का घर आ गया और फिर से वो लड़का वहीं पर रुक गया। घर जाते ही सुधा की तबीयत और खराब होने लगी। रीमा ने कहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही हो। जाओ, जाकर आराम कर लो और दवाई खाकर सो जाना। सुधा ने वैसे ही किया और सुबह होते ही सुधा बिल्कुल ठीक थी। बस उसका शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था। उसी रात फिर से सुधा को उस गली की तरफ अजीब सा आकर्षण हुआ। वो अपने आप उस गली की ओर चलने लगी और एक बार फिर मजार के पास उसे वही लड़का मिला। फिर से उसने सुधा को अंगूठी लेने के लिए बोला। इस बार पता नहीं सुधा के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने चुपचाप वो अंगूठी ले ली और पहन ली। जैसे ही सुधा ने अंगूठी पहनी, उसके सामने वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, सुधा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाऊंगा। सुधा बहुत डरने लगी और पूछने लगी कि तुम कौन हो? मैं जिन्हों का राजा हूं। इस गली में मैं 500 साल से रह रहा हूं। इतना बोलते ही वो जिन वहां से गायब हो गया। ये सब बात सुधा ने रीमा को घर आकर बताई। अभी वो बात कर ही रही थी कि अचानक सुधा ने रीमा के मुंह पर खून की उल्टी कर दी। ये देखकर रीमा बहुत डर गई। सुधा के ऊपर वो जिन पूरी तरह से हावी हो चुका था और सुधा की उंगली से वो अंगूठी गायब हो गई थी। ये सब देखकर रीमा डर के मारे घर के दूसरे रूम में चली गई और वह जाकर सुधा की मां को फोन किया। ये सब सुनकर सुधा की मां बहुत डर गई। वो उसी वक्त सुधा के पिता को साथ लेकर सुबह तक सुधा के पास चले गए। रीमा ने अपना रूम का दरवाजा खोला और सुधा के मां और पिताजी को देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगा। जैसे ही वो सुधा के पास गए तो उसका पूरा शरीर एक रात में सूख चुका था, मानो कोई सुधा का खून पी रहा हो। सुधा की मां ने बिना देरी किए सुधा को अपने साथ घर ले आई। यहाँ पर पंडित जी को बुलाया गया। जैसे ही पंडित जी घर आए, सुधा बहुत चीखने लगी और बोली, चला जा यह से, तुम्हें भी मार दूंगा मैं। ये सब तो मरे गए ही क्यों, अपनी मौत को बुला रहा है। ये सब देखकर पंडित जी ने कुछ मंत्र उच्चारण किया और एक लाल धागे से सुधा के चारों ओर बंधन कर दिया। उसका रूम बंद कर बाहर आ गए। पंडित जी सुधा की मां को बोलने लगे, यह काम मैं नहीं कर सकता। यह सुनकर तो मानो जैसे सुधा की मां के पैरों से जमीन खिसक गई हो। वो रोते हुए बोली, पंडित जी, आप नहीं तो कौन? मेरी तो सब उम्मीदें आपसे ही तो थीं। वो पंडित बोलने लगा, अरे तुम्हें नहीं पता, वो जिन्हों का राजा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं। यह सुनकर सुधा की मां बोली, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगी। पंडित जी बोले, तो सुनो, यह से 5 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट है। वह पर कोई ना कोई चिता जलते ही रहती है। वह पर कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि वो शमशान अघोरी तारानाथ का है। तुम लोगों की किस्मत में हुआ तो तेरी लड़की बच सकती है। वो जल्दी ही उस शमशान में जाते हैं और अपने आप ही शमशान का गेट खुल जाता है। अघोरी तारानाथ देखकर हंसने लगा, क्या लड़की की जान खतरे में है ना? ये सुनकर सुधा के माता पिता एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले, हाँ बाबा, बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। अघोरी तारानाथ बोलने लगा, यह कोई आम जिन्न नहीं है, यह उनका राजा है। इसे काबू करना बहुत मुश्किल है। जाओ, ये अभिमंत्रित किया हुआ जल अपनी बेटी के ऊपर डाल देना। इससे वो जिन्न कुछ टाइम के लिए दूर हो जाएगा। उसके बाद उसके शरीर पर यह शमशान की राख लगा देना। और याद रखना, यह करने से पहले तुम्हें उसकी आंखों पर काले कपड़े की एक पट्टी बांधकर करनी होगी। फिर उसे इस शमशान में मेरे पास ले आना। अब जाओ, बहुत कम समय है तुम्हारे पास, जल्दी जाओ। घर जाते ही सुधा के माता पिता वैसे ही करते हैं। जैसे ही वह जल सुधा के ऊपर डालते हैं, सुधा को होश आ जाता है और वो रोने लगती है, मां मुझे बचा लो। ये देखकर सुधा की मां रोने लगती है। इतने में ही सुधा के पिता सुधा की आंखों में पट्टी बांधकर उसके शरीर में वो शमशान की राख लगा देते हैं और सुधा को
गाड़ी में डालकर अघोरी तारानाथ के पास ले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो अघोरी तारानाथ के पास एक लड़की बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो तारानाथ की भैरवी थी। तारानाथ ने उसके सामने एक खोपड़ी रखी और उस भैरवी के चारों ओर खून से भरे हुए मटके रखे। पास में ही एक बकरा था जिसकी तारानाथ ने पहले ही पूजा की हुई थी। यह सब देखकर सुधा के माता पिता बहुत डर रहे थे। तभी तारानाथ अघोरी उनके पास आकर उनके चारों ओर चक्कर लगाकर उनसे बोलता है कि इस रक्षा कवच के बाहर मत आना। अघोरी तारानाथ काल भैरव और उनके साथ प्रेतराज के मंत्रों का आवाहन करने लगा। प्रेतराज जैसे ही तारानाथ अघोरी के सामने आए, अघोरी तारानाथ ने उन्हें नमस्कार किया और प्रेतराज को सभी बातें बताएं। प्रेतराज ने बोला कि इस जिन्न को अपने बस में करने के लिए उसके लोक से जाकर अंगूठी लानी होगी। तभी अघोरी तारानाथ प्रेतराज से बहुत ही प्यार से विनती करता है कि ये काम आप ही कर सकते हो। तभी प्रेतराज थोड़ा मुस्कुराए और अघोरी तारानाथ को बोलने लगे, उस बकरे के चारों ओर एक यंत्र बनाओ। जैसे ही मैं अंगूठी लेकर आऊंगा, मैं तेरी भैरवी के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा और उसके हाथ में वो अंगूठी आ जाएगी। उस अंगूठी को उसके हाथ से निकालकर उस बकरे के सर पर रख देना, क्योंकि इस अंगूठी में ही उस जिन्न की सारी शक्तियां हैं। जैसे ही उस अंगूठी को बकरे के सर पर रखोगे, उसी वक्त उस बकरे की तुम्हें मेरे नाम की बलि देनी होगी। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, उस जिन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इतना बोलकर प्रेतराज वह से चले जाते हैं और उस भैरवी के हाथ में अंगूठी आ जाती है। तारानाथ अघोरी जल्दी से उस अंगूठी को निकालकर बकरे के सर में रखकर उसकी बलि दे देता है और इसी के साथ वो जिन्न प्रेतराज का गुलाम बन जाता है और तारानाथ अघोरी से खुश होकर प्रेतराज वो जिन्न अघोरी तारानाथ को दे देते हैं। अघोरी तारानाथ उसे अपने साथ रख लेता है और इस तरह से सुधा अपने होश में आती है। उसके बाद सुधा को 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मगर जब भी उसे यह बात याद आती है, वो रात को डर सी जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें।